तो देखो बच्चों, अपन चैप्टर 17 कर रहे थे, स्वेदन विधि। ठीक है, तो अपन ने इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, परिभाषा हो गई थी, स्वेदन के योग्य रोगी हो गए थे, अयोग्य भी हो गए थे। ठीक है, स्वेदन के प्रकार, ताप, उपना, ये सब अपन ने कर लिया था। फिर इसके जो डायग्राम थे, उपना के, द्रव स्वेद के, अवगान के, मैंने डायग्राम से समझा दिया आपको। फिर ये षष्टिक साली और सर्वांग शरीर और पोटली वाला भी बता दिया था। अब करेंगे अपन स्वेदन विधि। इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में। तो कैसे करते हैं स्वेदन? व्याधि, व्याधित देश, ऋतु का विचार कर हीन, मध्यम या उत्तम स्वेदन करें। देखो, व्याधि कि कैसा रोग है, पहले उसका देखो। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा हर जगह लिखी हुई है, चरक चिकित्सा में हर जगह लिखी हुई है, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा लिखी हुई है, लेकिन डायग्नोसिस आपको करना है कि इसको कौन सा रोग है। तो व्याधि, व्याधित मतलब व्यक्ति, देश कौन सा देश है, अनूप प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, साधारण देश है, ऋतु कौन सा टाइम चल रहा है। ठीक है, उसका विचार करके सब चीज़ों का ध्यान में रखकर हीन कि भाई हल्का करना है, मध्यम करना है या उत्तम करना है, मतलब ज़्यादा देर तक स्वेदन करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आप सर्दियों में भी 2 घंटे कर रहे हो, गर्मियों में भी 2 घंटे कर रहे हो। सर्दियों में ज़्यादा करना होगा क्योंकि शीत रहती है, गर्मियों में पहले से ही उष्णता, इसलिए बिल्कुल क्या करना है, हीन करना है। तो ऋतु का मतलब ऋतु का भी, देश का भी, कैसी व्याधि है उसका भी ध्यान आपको रखना है। निवात स्थान में अंत्य व बाह्य स्वेदन कर अन्न के जीर्ण हो जाने पर स्वेदन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा निवात स्थान, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर सीधी हवा ना लगे। जैसे कि आप खिड़की के पास बैठ जाओ और वहाँ पे स्वेदन कर रहे हो तो हवा आ रही है, जा रही है, आपको फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे बंद कमरे में जहाँ पे कि कोई खिड़की ना हो, ठीक है, तो बंद कमरे में जहाँ हवा के झोंके ना हो, जहाँ पे कूलर या पंखे ना चलते हो, ठीक है, तो निवास स्थान। अंत्य व बाह्य स्नेहन कर मतलब अपनी बॉडी पे अभ्यंग करा के, और अपन ने स्नेहन किया हो पहले, जैसे कि घी या तेल का पान किया हो, तो अंत्य व बाह्य स्वेदन कर अन्न के जीर्ण हो जाने पर। और स्वेदन कब करना चाहिए? भोजन के पाचन हो जाने पर, तब उस व्यक्ति का स्वेदन करना चाहिए। शुद्ध कफज व्याधि में स्नेहन ना करें, रुक्ष द्रवों से स्वेदन करें। शुद्ध कफज व्याधि, मान लो कोई कफज व्याधि वाला व्यक्ति है तो उसका स्नेहन नहीं करें। देखो उसमें पहले लिखा था कि आपको स्नेहन करने के बाद में स्वेदन करना है, लेकिन कोई कफज व्याधि है तो उसका स्नेहन ना करें, बल्कि रुक्ष द्रवों से स्वेदन करें। मतलब रूखे सूखे, जो मतलब उस कप को कम करें, ऐसे द्रवों के साथ में स्वेदन करना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि 200 के अनुसार स्वेदन बताइए, तो कफज में क्या कैसा है? रुक्ष स्वेदन। ठीक है, और फिर है वात कफज व्याधि में स्नेहन ना करें। और वात कफज व्याधि, देखो पहले था कफज, फिर इसके साथ वात और जुड़ गया, वात कफज हो गई। तो वात कफज व्याधि में स्नेहन ना करें, इसमें भी स्नेहन ना करें भाई, इसमें भी स्नेहन नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट स्वेदन करना चाहिए। कौन से? स्निग्ध द्रवों से। यहाँ पे स्निग्ध क्यों लिया? यहाँ पे ऊपर था रुक्ष, क्योंकि कफ था ओनली, इसलिए रुक्ष हो गया। यहाँ पे वात कफज है तो वात के विपरीत क्या करेगा? स्निग्ध, और कफज को दूर क्या करेगा? स्वेदन। तो इसलिए वात कफज में स्निग्ध द्रवों का स्वेदन करना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से दोष में किस तरह का स्वेदन करना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी व्याधि में किस तरह का स्वेदन करना है, कि कफज में ओनली रुक्ष द्रवों से स्वेदन करना है, वात कफज में स्निग्ध द्रवों से स्वेदन करना है। और वात अमाश्यगत हो तो पहले रुक्ष स्वेदन फिर स्निग्ध स्वेदन करें। मतलब अगर वात अमाशय में, ठीक है, अमाशय में आपको प्रॉब्लम है, अमाशय में दर्द हो रहा है, अमाशय में अगर मतलब अमाशय नहीं स्टोमक, ठीक है, स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर वात की गड़बड़ है तो आपको क्या करना है? पहले रुक्ष स्वेदन, मतलब ऐसे द्रवों का यूज करना है जो रुक्षता को बढ़ाएं, फिर स्निग्ध स्वेदन, फिर उसके थोड़ी देर बाद में स्निग्ध स्वेदन का यूज करना चाहिए। ये मतलब सिस्टमेटिक तरीके 200 के अनुसार वात में क्या है, वात कफज में क्या है, और वात अमाश्य का तत्व क्या है। फिर नीचे देखो मैंने यहाँ लिख रहा है कि एक लाइन, पित्तज रोगों में स्वेदन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पित्तज रोगों में पहले से ही उष्णता बढ़ी हुई होती है, तो पित्तज रोगों में आपको स्वेदन नहीं कराना है। तो क्वेश्चन आएगा भाई 200 के अनुसार स्वेदन लिखो, तो आपको लिखना है कि पित्तज रोगों में स्वेदन की जरूरत नहीं है, कफज रोगों में रुक्ष स्वेदन और वात कफज में स्निग्ध द्रवों से स्वेदन करना चाहिए। अब एक लाइन हो रहा कि कफ पक्वाश्यगत हो तो पहले स्निग्ध स्वेदन फिर रुक्ष स्वेदन करें। कफ पक्वाश्यगत हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कफ मान लो पक्वाशय में जमा हुआ है, वहाँ पे मान लो कि जो श्लेष्मा है चिपका हुआ है आंतों में, तो पहले स्निग्ध स्वेदन करके फिर रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चिकित्सा करते समय
आपको डायग्नोसिस करना है रोग को, तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। सफल चिकित्सक बनने के लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। आपको चिकित्सा तो हर की आपको पता है कि इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, लेकिन डायग्नोसिस करना सीखना पड़ेगा, और डायग्नोसिस करना जो सीख गया ना वो अच्छा चिकित्सक बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सह अल्प संवेदन या संवेदन ना करें, ये मतलब जो लाइन है ना, ये सह अल्प संवेदन या संवेदन ना करें, नेत्र, हृदय और वृषण मतलब टेस्टिस, इनका संवेदन नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल हल्का संवेदन करना चाहिए। तो मतलब आंखों पे, अपने जो हार्ट है उस पर, और वृषण मतलब टेस्टिस, इनका संवेदन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये इनकी जो कार्य प्रणाली है वो नष्ट हो जाएगी, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। टेस्टिस से क्या होगा, ये जो मतलब एक तरीके से जो शुक्र का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, और हृदय में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का स्व अल्प संवेदन करें, करना है तो मामूली सा, स अल्प बिल्कुल अल्प से भी कम, ठीक है, और स्वेदन ना करें मतलब करना भी नहीं है। नेत्र, हृदय, वृषण, तीन चीज ऐसी चीज बताई है, इनका स्वेदन नहीं करना है, ये आपको सावधानी रखनी है। तो ये स्वेदन विधि है, तो आपने स्वेदन कर दिया, फिर उसके बाद में पश्चात क्रम कैसे करोगे आप। अब पश्चात क्रम में क्या होता है कि पहले चेक करो कि ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ज़्यादा हो गया, या फिर हुआ ही नहीं। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सम्यक योग, अति योग और हीन योग का विचार करें। पश्चात क्रम में क्या आएगा, सम्यक योग, अति योग, हीन योग का विचार करें। मतलब संवेदन का सम्यक योग क्या होगा। अब सम्यक योग का कैसे पता लगेगा कि सम्यक योग हो गया, तो कैसा पता लगेगा इसका कि शीत तथा शूल का नाश होना, जो आपको सर्दी लग रही थी उसकी दूर हो जाएगी, और जो दर्द हो रहा था बॉडी में वात की वजह से, वो वात भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उष्णता आ गई ना बॉडी में, तो शूल मतलब दर्द का भी नाश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अंगों में माधुरता मतलब कोमलता, अंग मुलायम हो जाएंगे, जो स्टिफनेस आई थी ना वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अंगों में माधुरता यानी बराबर कोमलता उत्पन्न हो जाएगी। ये संवेदन का सम्यक लक्षण है कि भाई ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये दो लक्षण मिल रहे हैं तो मान लो कि ठीक ठाक हो गया, सही हो गया। अब मान लो अति हो गया तो कैसे पता लगेगा। संवेदन का अति योग होगा तो क्या होगा, मान लो आप किसी व्यक्ति का, किसी रोगी का संवेदन कर रहे हो, अब उसके अति योग हो जाए तो अब कैसे पहचानोगे कि अति योग हो गया, कि प्यास लगेगी उसको, बेहोशी हो जाएगी, स्वर भंग मतलब बोला नहीं जाएगा, बोलेगा तो कटा फटा शब्द बोलेगा, ऐसे हकलाता है ना व्यक्ति, काला व्यक्ति होता है जो हकलाता है, वैसे स्वर भंग। पित्त रक्त दुष्टि, पित्त और रक्त वो मतलब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक तरीके से पित्त और रक्त ये विकृत हो जाएंगे। शरीर पर लाल काले चकत्ते पड़ना, जो धब्बे हो जाते हैं ना लाल काले, किसी जलने से वाले व्यक्ति को हो जाते हैं लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं, गोल गोल से पूरी बॉडी पे दाने से निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। उल्टी होने लग जाएगी, और संधि पीड़ा मतलब जॉइंटों में दर्द होने लग जाएगा। अगर ये लक्षण बता रहा है रोगी कि डॉक्टर साहब मेरे तो ये हो गया, तो समझ जाओ उसके संवेदन के अति हो गया, मतलब जरूरत से ज़्यादा संवेदन कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये संवेदन का अति योग है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि संवेदन के अति योग में होने वाले रोगों के नाम लिखो, तो ये प्यास, मूर्छा, स्वर भंग, पित्त रक्त दुष्टि, ये सब आपको लिखना होता है। अब है कि संवेदन के अति योग की चिकित्सा, कि अगर मान लो संवेदन का अति योग हो गया तो क्या चिकित्सा करोगे आप, स्तंभन क्रिया करोगे आप। अब ये स्तंभन क्या होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि स्तंभन क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्तंभन को, ठीक है। तो अपन को उसकी स्तंभन क्रिया करनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का संवेदन कर रहे हो, जैसे अब मेरा फाइनल ईयर में पंचकर्मा है, मैं प्रैक्टिकल में जाता हूँ डेली, तो हमको सीखने को मिलता है, हम अभ्यंग करते हैं, स्नेहन करते हैं, संवेदन करते हैं, ठीक है, बमन विरेचन वस्ती, ये सब इस समय चल रहा है हमारे प्रैक्टिकल में इस समय, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, जैसे किसी व्यक्ति का संवेदन ज़्यादा हो गया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या फिर उसने दोबारा से नंबर ले लिया, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, मैंने उसका संवेदन कर दिया, फिर उसको अब बहुत से होते हैं ना उत्साही कि ये एक बार करा लेते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं तो चला गया अपनी ड्यूटी ऑफ करके, फिर दूसरे से भी करवा लिया कि नहीं मेरा नहीं हुआ, वो दोबारा से बैठ गया, अब उसके अति योग हो गया। तो क्या चिकित्सा करनी होती है, स्तंभन क्रिया। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सम्यक संवेदन देखकर धीरे धीरे मर्दन स्नान करके स्नेह विधि के उपचार करें। अब ये बोल रहे थे अपन ने पश्चात क्रम में पहला तो ये था कि सम्यक योग, अति योग, हीन योग का विचार करें। अब मान लो कि समझ लो कि सम्यक योग हो गया, तो सम्यक योग सम्यक संवेदन देखकर धीरे धीरे मर्दन अपने मतलब हाथों से, अपने दोनों दोनों हाथ से, अपन जब बचपन में थे अपने दादाजी, ठीक है, या पिताजी अपने हाथों से पैरों को दबाते थे, तो ऐसा मतलब हल्का बल लगाकर अपने हाथों से दबाकर अपने शरीर को हल्का हल्का अपने हाथों से, हाथ को दबाते हैं, पैर को दबाते हैं ना, हल्का हल्का मर्दन, ठीक है, वही पैर खूंदे अपन बोलते थे बचपन में अपने, मतलब अपने पिताजी बोलते थे बेटा पैर खूंदने, तो पैरों को दबाते थे। इस तरीके से मर्दन करके धीरे धीरे मर्दन करके फिर उसको स्नान करा के
जैसा अपन ने फिर स्नेहन के बाद में किया था, उसको अन्नपान खिलाया था, संचलन क्रम कराया था, वैसा का वैसा करवाना। स्नेह विधि के उपचार करें, मतलब जैसा स्नेह विधि में बताया ना पश्चात क्रम में, सेम टू सेम इसमें करना है। ये इसका हो गया पश्चात क्रम। अब करेंगे अपन स्तंभन क्रिया, मतलब जो स्तंभन क्रिया है वो क्या है? स्तंभन, तो अब स्तंभन को देखते हैं। शरीर में धातु मलों का रुकना स्तंभन कहलाता है, कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिससे शरीर में धातु और मलों का रोका जाए। जैसे किसी का अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उसको रोक दिया, वो क्या है? स्तंभन है। तो शरीर में धातु मलों का रुकना स्तंभन कहलाता है। स्तंभन नहीं, स्वेदन अति योग में इसका वर्णन आया। तो ये पीजी का क्वेश्चन के साथ, भाई स्तंभन का वर्णन कहाँ पे आया? तो वहाँ पे आंसर होता है कि स्वेदन अति योग में इसका वर्णन आया। ठीक है, ये पीजी के हिसाब से है ये लाइन। स्तंभनीय द्रव, कि भाई जो स्तंभनीय द्रव उसके गुण कैसे होते हैं? लघु होता है, मृदु होता है, शीत होता है, द्रव्य स्तंभन करने वाले होते हैं। जो ये गुण वाले होते हैं ना, लघु, मृदु, शीत, ये ऐसे गुण वाले द्रव्य क्या करते हैं? स्तंभन करते हैं। स्तंभन द्रव्य तिक्त, कसाय, मधुर रस वाले होते हैं। अब रसों के अनुसार बता दिया कि भाई कौन कौन से रस करते हैं? तिक्त, कसाय, मधुर, तिक्त, कसाय, मधुर रस वाले होते हैं। जिन द्रव के प्रयोग से पसीना रुक जाए वे स्तंभन है, कि जिन द्रवों के प्रयोग से पसीना रुक जाए। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे शरीर में धातु मलों का रुकना स्तंभन कहलाता है, मतलब किसी चीज को रोक दिया। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या है कि जिस द्रव के प्रयोग से पसीना रुक जाए वे स्तंभन। जैसे शीतल जल से नहा लो, ठंडे से नहा लो। अब देखो शीतल जल के गुण देखो, यहाँ पे लघु होता है, मृदु होता है और शीत होता है। हो गया ना, गुणों से भी मैच कर रहा है। तो ठंडे पानी से नहा लो, पसीने रुक जाएंगे। तो पसीना अगर रोक दिया तो क्या है? स्तंभन है। और स्वेदन क्या कराता है? पसीना लेके आता है। तो अपोजिट हुए ना दोनों एक दूसरे के, तो स्तंभन और स्वेदन दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विष, क्षार, अग्नि, कफ, अतिसार। विष यानी कि मान लो किसी को स्नेक ने वाइट कर लिया, डंक मार दिया, ठीक है, या डस लिया, या फिर कोई जहरीले कीड़े ने डस लिया, मकड़ी ने डस लिया, कोई भी मतलब जहरीला। क्षार, क्षार यानी तीक्ष्ण पदार्थ। अग्नि, कफ, अतिसार, लूज मोशन, बमन, मोह के रोगियों में भी स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए, कि इन सब रोगों में भी अपन स्तंभन क्रिया कर सकते हैं। इन सभी चिकित्साओं में अपन, मतलब इन सब डिजीजों में भी अपन स्तंभन क्रिया से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था स्तंभन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, वर्णन। फिर है स्तंभित के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को स्तंभन करवा रहे हो, जैसे किसी में मान लो कि धातु, मल, इनको रोक रहे हो, धातु मान लो रुकेगा तो शरीर में पुष्टि आएगी ना, तो बल प्राप्ति होगी। तो स्तंभित व्यक्ति के लक्षण क्या है? क्वेश्चन आता है कि स्तंभन के क्या लक्षण हैं? कि बल प्राप्ति, व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। अति स्तंभन के लक्षण। अति स्तंभन मतलब बहुत ज़्यादा रोक लिया। जैसे कि अब मान लो मल को उत्सर्जन करना भी जरूरी है, पसीने का बाहर निकलना भी जरूरी है, ठीक है, मूत्र का बाहर निकलना भी जरूरी है। अगर मान लो वो निकलेंगे नहीं, उनको रोक दिया जरूर से ज़्यादा देर के लिए, जरूर से ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या होगा? त्वचा, होठ का काला पड़ना, जो अपनी स्किन है वो काली पड़ने लग जाएगी और होठ काले पड़ जाएंगे, जो अपने लिप्स होता है ना वो काले पड़ जाएंगे। स्नायु संकोच, कंपन, अनुग्रह और वाणिग्रह। स्नायु संकोच, जो लीगामेंट है ना उनमें कंपन होने लग जाएगा, ठीक है, वो टेंडरनेस करने लग जाएंगे, कंपन होने लग, कपकपी होती है ना, जैसे नहाने के बाद में व्यक्ति में कपकपी होती है, सर्दियों में कपकपी होती है ना, इस तरह के शरीर कांपने लग जाएगा। ऐसे लगता है कि उसको कुछ आवेग से आ रहे हैं, वेग से आ रहे हैं। अनुग्रह, अनुग्रह में जो अपना जबड़ा है, ठीक है, जो अपना जो है, मतलब जो यानी जबड़ा, जो अपना मुंह का मतलब जबड़ा ना, उसमें लकवा में आ जाएगा अनुग्रह। वाणिग्रह, बुलाग नहीं आएगा व्यक्ति को। और शरीर में जड़ता होना, और शरीर पूरी तरह से अकड़ जाएगा, क्योंकि स्तंभित है पूरी तरीके से, जड़ जैसे हो जाता है ना एक तरीके से, कड़क सा, जैसे जड़ अपन बोलते हैं ना गाँवों में कि क्या जड़ की तरह पड़ा हुआ है, एक जगह हिलता ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा, शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल उसमें जो कोमलता थी ना, जो स्वेदन की वजह से कोमलता आती थी, सॉफ्टनेस आती थी, वो नष्ट हो जाएगी, मतलब शरीर में जड़ता उत्पन्न हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि स्तंभन और स्वेदन अपोजिट है। तो स्तंभन से क्या होगी? जड़ता, मतलब शरीर में एक्टिवनेस बिल्कुल खत्म, एक जगह से डंडे की तरह हो जाएगा, मतलब कड़क हो जाएगा पूरा बॉडी, तो शरीर में जड़ता उत्पन्न होना। तो ये अति स्तंभन के लक्षण है। आता है 2 नंबर में, अति स्तंभन के लक्षण लिखो। तो ये हो गए स्वेदन, क्या मतलब क्या कर रहे थे अपन? स्वेदन क्रिया और स्तंभन।